competent to contract, nothing in contract that prevents him from making the other party bound to minor. मतलब अदर पार्टी माइनर के लिए बाउंड होगा, ऐसा एग्रीमेंट किया जा सकता है. Thus, a promissory note duly executed in favor of a minor is not void and can be sued upon by him because he, though incompetent to contract, may yet accept the benefit. तो देखो यहाँ लॉ भी थोड़ा बायस्ड है माइनर की तरफ. पहले तो बोला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो है, तो फिर तो दोनों पार्टी के लिए वॉइड होना चाहिए. फिर बाद में बोल रहा है कि माइनर कैन टेक द बेनिफिट, यानी माइनर उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम माइनर के नजरों से देखेंगे तो वॉइड नहीं है, वैलिड है और वो केस कर सकेगा पैसे वसूल करने के लिए. लिखा है साफ साफ. इसका मतलब सिंपल है, मामला क्लियर है. लॉ इज बायस. लॉ इज बायस किसके लिए? माइनर के लिए. इसको ऐसे ही समझना होगा और ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा. लॉजिक मत ढूंढिएगा. जहाँ बायस इन्वॉल्व होता है तो लॉजिक नहीं काम आता. आप सोचिए बीसीसीआई के बोर्ड में, बीसीसीआई के बोर्ड में अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है वहां? क्या वो क्रिकेटर है? क्रिकेट का बहुत नॉलेज है? नहीं है. वो एक पॉलिटिशियन का बेटा है. वहां क्या कर रहा है? लॉजिक काम आएगा नहीं. क्यों? बायस है वहां पर वो, क्योंकि उनका बेटा है इसलिए वो वहां पर है. समझ गए आप अभी? तो वहां लॉजिक नहीं करेगा. लॉजिक वहां काम आता है जहां पर आपको बायस जहां ना हो, मतलब अनबायस व्यू देना है, तब लॉजिक काम आएगा. क्लियर हो रहा है? तो चलो वापस पढ़ेंगे आगे. तो क्या माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है? बोलो यस. अ माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फॉर्म. सुनो फिर से, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर क्यों नहीं बन सकता? सिंपल कारण है. पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बनना है तो एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा ना, डीड. और क्या डीड में माइनर साइन कर सकेगा? क्या माइनर कॉम्पिटेंट है? तो सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्क्वालीफाई करता माइनर को पार्टनर बनने. कौन सा सेक्शन? सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. लेकिन अब आगे क्या बोला देखो. However, he may, with the consent of all the partners, be admitted to the benefit of partnership. अगर सारे पार्टनर तैयार हैं तो उसे केवल बेनिफिट के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है. सुनो इसका मतलब क्या है. पहले साल क्या हुआ? प्रॉफिट कितने का? 5 लाख का. कितने पार्टनर थे? 3. उसमें एक माइनर भी था. रेशियो जो भी हो तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा. हाँ मिलेगा. अगले साल क्या हुआ? 5 लाख प्रॉफिट होने के बाद उसके अगले साल 2 लाख का नुकसान हुआ. तो वैसे सिचुएशन में माइनर से हम 2 लाख रुपए में हिस्सा मांग सकते हैं क्या? आंसर इज नो. अब ये अधूरा नॉलेज है आपका, इसको मैं पूरा करूंगा. तो सुनना, माइनर से पैसा नहीं मांग सकते हैं, लेकिन अगर माइनर का शेयर फर्म में है, प्रॉफिट का शेयर किसमें है? फर्म में है, वो सेटअप हो सकता है. माइनर को ये नहीं बोल सकते कि तुम अपने घर से पैसा लेकर आओ क्योंकि लॉस हुआ, ये नहीं बोल सकते. माइनर का भी तो एसेट होगा ना फर्म में. क्या उनके एसेट को सेटअप किया जा सकता है लॉसेस को सेटअप करने के लिए? आंसर इज यस. बट माइनर को पर्सनली लायबल नहीं बनाया जा सकता किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में. अभी मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर है. आगे देखो तो क्या लिखा आगे. सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी आपको अभी आगे जाकर पढ़ना है. एग्जांपल, a mortgage was executed in favor of a minor. किसके फेवर में mortgage execute किया गया? minor के फेवर में. held that he can get a degree for the enforcement of the mortgage. तो वो mortgage को execute, जैसे minor ने लोन दिया, क्या दिया? लोन दिया, बदले में उसके फेवर में mortgage था. तो कल को अगर सामने वाली पार्टी ने लोन नहीं चुकाया तो minor उस mortgage को execute करवा सकता है, प्रॉपर्टी बेच सकता है और अपना पैसा वसूल कर सकता है कोर्ट में जाकर. ये है यहाँ पर रूल. ओके. अगला पॉइंट, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. माइनर हमेशा माइनॉरिटी का हवाला दे सकता है, मतलब बाद में जाकर कोर्ट में बेचारा बन सकता है. यही मतलब है. मतलब पहले उसने झूठ बोला लेकिन बाद में बोल सकता है मैंने झूठ बोला तो क्या हुआ, मैं तो इनकम्पिटेंट था ना. बोलो, तो वो उसका फायदा उठा सकता है. तो देखो, a minor can always plead minority and if not, आप नहीं कर सकते अब ऐसा. सुनो, अभी रास्ते में जा रहे थे, ट्रैफिक सिग्नल का कॉन्ट्रावेंशन किया, मतलब ट्रैफिक सिग्नल को देखा, रोका नहीं, या गलत साइड में चला रहे गाड़ी एकदम और पकड़ लिया पुलिस वाले ने. तो पुलिस में तो बच्चा हूँ, अरे आपके बोलने से नहीं होगा. वो सबसे पहले बोलेगा लाइसेंस लाओ. ठीक है ना. बच्चा बड़ा मतलब नहीं है, क्या लाओ?
लाइसेंस में आपका डेट ऑफ बर्थ होगा कि नहीं होगा? क्या लिखा है? आप मेजर हो, 18 साल के हो गए, हाँ। तो उसके बाद बोलेगा, अब आप बोलेंगे नहीं मेरे को पता नहीं था। तो अब अगर आप लॉ को इग्नोर करते, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ऑफ नो एक्सक्यूज, ये कानून है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ऑफ नो एक्सक्यूज। आप ये नहीं बोल सकते मुझे तो लॉ पता नहीं था। पता नहीं था से मतलब नहीं है, पता होना चाहिए था अगर आप रोड में गाड़ी चला रहे हो। क्लियर है? अगर आपके पास एक गन है तो आपको पता होना चाहिए कि गन रखने के लिए वैलिड लाइसेंस होना जरूरी है, और लाइसेंस होने के बावजूद भी उस गन को चलाने के लिए कुछ नियम कानून है। लाइसेंस है इसका ये मतलब नहीं कि हर किसी को दिखा के डराएंगे आप, ये रूल नहीं है। ये गन आप अपनी सुरक्षा के लिए ले सकते हैं, वो भी सबको मिलता नहीं, इंडिया में बहुत मुश्किल है, लेकिन एक तो मिलेगा नहीं। अगर मिला है तो उसके भी रूल्स रेगुलेशन है जिनको आपको फॉलो करना है, आपको उसको प्रॉपर कस्टडी में रखना है, क्योंकि गन है, मजाक थोड़ी ना। आप बाद में बोलेंगे तो चोरी हो गया था, कोई ले गया था, मेरे को पता नहीं कौन ले गया था, कितने यूज किया मालूम नहीं, कितने किसी को मार दिया मालूम नहीं। तो ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। यू आर हेल्ड एज रेस्पॉन्सिबल। क्यों? जो रूल्स है वो आपके ऊपर बाइंडिंग होंगे। क्लियर हो रहा है? लेकिन यहाँ पर उल्टा क्या मामला है अभी कि माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। माइनर है ना तो आप बच जाओगे। आप गाड़ी चला रहे, दौड़ा रहे हो फुल स्पीड में, आपके पास लाइसेंस भी नहीं और आप कौन है? माइनर है। तो बताओ पुलिस वाला पकड़ भी लेगा ना आपको, क्या कर लेगा? बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाए फाइन आप पर लगा नहीं सकता, आप तो माइनर हो। मेजर होता तब ना फाइन लगाता, माइनर पर फाइन कैसे लगाएगा? अभी रुकना, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आपके नाम से होगा क्या? नहीं, वो तो आपके पापा के नाम से होगा, तो वो पकड़ेगा आपको नहीं, आपके पापा। ये समझना हो, माइनर को वो पनिश नहीं। इसीलिए आप पेपर में पढ़ते भी होंगे, आपने सुना भी होगा कि स्कूल के बच्चों को चेकिंग किया गया कि कौन गाड़ी चला रहा है कौन नहीं, और जिनके बच्चे गाड़ी चला रहे हैं उनके पेरेंट्स को बुलाया गया थाना, और एक आध बार तो ऐसे ही छोड़ दिया गया वार्निंग देकर, बट अदरवाइज जो पेरेंट्स है ना उनको पनिश किया जा सकता है यहाँ पर, ये रूल है। तो इसका मतलब है कि माइनर को हम पनिश नहीं कर सकते कोई भी हालत में। तो देखो आगे क्या लिखा है, बट it means he can be allowed to clear his minority in defense. Rule of estoppel cannot be applied against the minor. मतलब उसको नॉलेज होना चाहिए था, ये बोला नहीं जा सकता, और उसको हम माइनॉरिटी जो है उसके बेसिस पर उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। लायबिलिटी फॉर नेसेसरी, पांचवा नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। द केस ऑफ नेसेसरी सप्लाइड टू माइनर or to any other person whom such minor is legally bound to support is governed by section 68 of Indian Contract Act. अब थोड़ा नया पॉइंट है, सुन लो। सपोज एक पर्सन थे जिनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, 80 ईयर, और वो दादाजी हैं, और उनका जो बेटा है, और बेटा और बेटे की वाइफ, मतलब समझ लो बेटा और बहू दोनों कार एक्सीडेंट में डेथ कर गए। बचा कौन? उनका बेटा मतलब पोता, और कौन है वो? माइनर है। ठीक है, अब माइनर की एज क्या है? सपोज 16 साल 15 साल, और दादाजी भी बीमार रहते हैं। ठीक है, अब वो माइनर जो है वो उनको सपोर्ट करने के लिए और खुद को सपोर्ट करने के लिए बाजार जाकर के सामान लाता उधारी में। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर लायबिलिटी फॉर नेसेसरी, मतलब अपने लाइवलीहुड के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, जैसे दवाइयाँ ला रहे हैं दादाजी के लिए, तो ये भी नेसेसरी के डेफिनेशन में आ जाएगा, राइट। और राशन का सामान है, एफएमसीजी आइटम है डे टू डे यूज के लिए, वो सब लाया, किसी ने उधारी दिया उसे, और उसे पता था कि ये माइनर है, सामने वाले को भी, तो भी वो केस करके पैसा वसूल कर सकता माइनर से, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। क्या चीज का केस है? लायबिलिटी फॉर नेसेसरी। तो उसके लिए माइनर बाउंड होगा। कौन बाउंड होगा? माइनर बाउंड होगा। लेकिन सुनो, नेसेसरी और लग्जरी में क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो अगर सपोज माइनर जो था उसने ऐसा कोई आइटम खरीदा जो नेसेसिटी नहीं था बल्कि लग्जरी था, तो सामने वाला केस करके पैसे वसूल
नहीं कर पाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किसी पर्सन को प्रोटेक्ट किया गया है कि आप नेसेसरीज के लिए मदद कर सकते हो, और ऐसा रूल इसलिए बनाया गया ताकि कोई मना ना करे मदद करने से माइनर, क्योंकि ये किस चीज के लिए मदद हो रही है, नेसेसिटीज के लिए। समझ में आ रहा है इंटेंशन? समझ गया लॉ का क्या है? तो देखो क्या लिखा है, The case of necessary supplied to a minor or to any person whom such minor is legally bound to support is governed by Section 68 of Indian Contract Act. A claim for necessary supply to a minor is enforceable by law, but a minor is not liable for any price that he may promise, but and never for more than the value of the necessary. लेकिन सुनो, इसमें भी उससे हम उतना पैसा नहीं वसूल सकते जितना उसने प्रॉमिस किया था। मान लो 1000 रुपए का सामान था, दुकानदार भी चला के बदमाशी कर रहा है, उसने उसको बोला 1500 देने पड़ेंगे, मजबूरी में उसने क्या किया, कमिट किया कि हाँ मैं दे दूंगा 1500, सामान तो ले आया। बाद में दुकानदार केस करके जितना उसका अमाउंट था, जेन्युइन अमाउंट, उससे ज्यादा वसूली कर नहीं पाएगा दुकानदार। दुकानदार को मिलेगा लेकिन कितना अमाउंट मिल सकता है, जो जेन्युइन। क्लियर है? और अब आप ये मत पूछिएगा जेन्युइन क्या होता है, वो केस के फैक्ट पर डिपेंड करेगा, कोर्ट चेक करेगी कि क्या जेन्युइन है क्या नहीं है, एविडेंसेस को देखकर। क्लियर है? सर देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ माइनर बट ओनली प्रॉपर्टी इज लायबल। लेकिन इस मामले में भी माइनर पर्सनल लायबल नहीं होगा। क्या लायबल होगा? उसकी प्रॉपर्टी लायबल। जिस घर में वो रहते हैं उनका अपना है, तो फिर उस केस में वो घर लायबल होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि माइनर के पास कुछ भी नहीं है तो उसको पकड़कर हम जेल भेज देंगे क्योंकि उसने फ्रॉड किया है। ये नहीं हो सकता। माइनर किसी भी हालत में पर्सनली लायबल बोलो नहीं हो सकता। उसके पास किसी भी तरह का एसेट्स है, करंट एसेट्स है या फिक्स्ड एसेट्स है, वो उससे लिया जा सकता है उस पैसे को सेट ऑफ करने के लिए। आगे देखो, टू रेंडर माइनर स्टेट लायबल फॉर नेसेसरी टू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। पहला, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द गुड रीजनेबली नेसेसरी फॉर इट सपोर्ट इन द स्टेशन इन लाइफ। यानी उसके जिंदा रहने के लिए वो गुड जो थे वो रीजनेबली क्या थे, नेसेसरी थे, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया। एंड द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दिस नेसेसरी। उसके पास ऑलरेडी वो सप्लाई नहीं होना चाहिए, मतलब उसके पास स्कैर्सिटी होना चाहिए था, तब जाकर के उसने मदद की है, उसने दिया है, तब यहाँ पर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। नेसेसरी मीन those things that are essentially needed by a minor. They cannot include luxuries or costly or unnecessary articles. Necessaries extend to all such things as reasonable person would supply to an infant in that class of society to which infant belong. Infant का मतलब जो बच्चा है वो जिस क्लास को बिलोंग करता है उस क्लास के लिए जो चीजें जरूरी है उसको नेसेसिटी माना जाएगा। मतलब अगर एक अच्छे घर का बच्चा है तो वो वैसी चीजें ही लेगा ना जो जिसकी उसे आदत थी शुरुआत से कंज्यूम करने की, राइट? तो उस लेवल को देखकर अगर वो लेता है तो उसको नेसेसिटी माना जा सकता है। समझ में आ रहा है? ये केस के फैक्ट पर डिपेंड करेगा। आगे, एक्सपेंसेस ऑन माइनर्स एजुकेशन या फ्यूनरल सेरेमनी कम विद इन द स्कोप ऑफ द वर्ड नेसेसरी। माइनर की पढ़ाई का खर्चा, फ्यूनरल जो उसके रिलेटिव डेथ हो गए उनके फ्यूनरल का खर्चा, या डे टू डे जो ग्रोसरी वगैरह का खर्चा, ये सब कुछ क्या हो सकता है, नेसेसिटीज में आ सकता है। द होल क्वेश्चन टर्न्स अपॉन द माइनर स्टेटस इन लाइफ, फुल स्टॉप। यूटिलिटी रादर देन ऑर्नामेंट इज द क्राइटेरिया। ये एक फ्रेज है, एक वर्ड जिसका मतलब है, यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस और ऑर्नामेंट का मतलब होता है ब्यूटिफिकेशन। लिख लो, बाद में कंफ्यूजन होगा। मतलब आप ब्यूटिफिकेशन के लिए आप सप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप क्या चीज के लिए सप्लाई कर सकते हैं, यूटिलिटी के लिए, मतलब यूजफुलनेस के लिए, वो यूजफुल आइटम है उसके लिए, वो सप्लाई आप कर सकते हैं। तो यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस और ऑर्नामेंट मतलब ब्यूटिफिकेशन। ब्यूटिफिकेशन इज नॉट अलाउड। ओके, पॉइंट नंबर 6, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, हाउ फॉर इनफोर्सिएबल। देखो, माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, पर क्या ऐसा हो सकता है कि गार्जियन माइनर के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस। और उन हालात में हम गार्जियन को पर्सनली रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। मतलब गार्जियन ने साइन मारा फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, नाम लिखा मास्टर SN6 जो भी नाम है उसका, और गार्जियन ने साइन मारा, तो उस केस में गार्जियन रेस्पॉन्सिबल होंगे क्या कॉन्ट्रैक्ट के लिए? आंसर इज यस। अगर गार्जियन ऐसा कर रहे हैं तो वो रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो देखो, दो माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड
if guardian can under certain circumstances enter into a valid contract on minor behalf, वो क्या कर सकते हैं? Valid contract where the guardian makes the contract for the minor which is within his competence and which is for the benefit of minor. मतलब गार्जियन को लग रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से माइनर को क्या होगा? फायदा होगा और वो उनके कॉम्पिटेंस के अंदर है. There will be a valid contract which the minor can enforce. But all the contract made by guardian on behalf of minor are not valid. हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते हैं. For instance, the guardian of a minor has no power to bind the minor by a contract for purchase of immovable property. अब एक बिल्डिंग खरीदना था तो गार्जियन ने क्या किया? माइनर के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट किया और अपने गार्जियन बन गया. ये वैलिड नहीं है. क्या जरूरत थी आपको? कोई जरूरत नहीं थी. अपने नाम से खरीदते आप. इस कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत थी क्या? नहीं. लेकिन समझना अभी एक माइनर के टैलेंट के बेसिस पर किसी चैनल वाले ने उसको हायर किया, बोला कि हम आपको मौका देंगे, हमारे साथ काम करो. तो यहाँ पर माइनर को फायदा होगा अगर वो उसको ये काम हम करने देते हैं, तब गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे माइनर फिल्म में आर्टिस्ट हो सकता है, तो मूवी में जब वो आर्टिस्ट बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा. कॉन्ट्रैक्ट में कौन साइन कर सकता है? गार्जियन. लेकिन सुनो, माइनर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए गार्जियन को जेल नहीं भेजा जा सकता, लेकिन फाइनेंशियल लॉस के लिए गार्जियन को पकड़ा जा सकता है. माइनर ने अगर परफॉर्म नहीं किया, माइनर ने काम ही नहीं किया और कॉन्ट्रैक्ट गार्जियन ने साइन किया है, तो सामने वाली कंपनी गार्जियन पर केस करके फाइनेंशियल कंपनसेशन को वसूल कर सकती है. समझ में आ गया? अगला पॉइंट थोड़ा अजीब है, लेकिन मैं जो भी आपको पढ़ाता हूँ, मैं पूछता हूँ समझ में आ गया? आप बोलते हैं हाँ गया. हर बार आ जाता है कि खाली बोलते रहते हैं? बताते हैं. ओ मतलब आप मेरी तारीफ कर रहे हैं. चलो आगे. But a contract entered into by a certified guardian appointed by court of a minor with the sanction of the court for sale of minor property may be enforced. मतलब माइनर की प्रॉपर्टी को बेचना था. क्या माइनर प्रॉपर्टी बेच सकता है? नहीं. लेकिन गार्जियन जो है वो उसके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. और यहाँ पर गार्जियन को अगर कोर्ट ने अपॉइंट किया, जैसे कोर्ट ने बोला है कि आप इसका गार्जियन बन करके आप गार्जियन हैं, आप इसका साइन करिए उसके बिहाफ में, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करिए, क्योंकि और भी कोई कारण होंगे. मतलब कोई कारण से कोर्ट कह रहा होगा ना, जैसे कुछ क्रेडिटर्स को पे करना बाकी होगा. जो माइनर को कहां से मिला वो प्रॉपर्टी? सपोज उसके पेरेंट्स की डेथ होने की वजह से अचानक से, राइट? और गार्जियन कौन है? कोई और है, अंकल है, आंटी है, कोई भी है, मासी है. तो वैसे केस में कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप एक प्रॉपर्टी को क्या करिए? सेल करिए और जो लायबिलिटीज है उनको क्या करिए? पे ऑफ कर दीजिए. बचा हुआ पैसा जो माइनर के बिहाफ में आप रखेंगे अभी. तो ये पॉसिबल है. आगे देखो पॉइंट नंबर 7, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. A minor agreement being absolutely void, there can be no question of the specific performance of such an agreement. Specific performance का मतलब होता है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना ही जरूरी होता है. मतलब वहां पर आप बैकआउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बैकआउट करेंगे तो सामने वाले को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है. क्या है? स्पेशलाइज्ड नेचर का, वो काम कोई और. तो इस तरह का कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला एग्रीमेंट माइनर के साथ नहीं किया जा सकता, वॉइड है. एक लाइन लिख लो वहां पर, द कोर्ट विल नेवर डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. द कोर्ट विल नेवर डायरेक्ट, द कोर्ट विल नेवर डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस of such an agreement by him. The court will never direct specific performance of such an agreement by him. Full stop. Point number 8 देखो, अगला पॉइंट. A minor cannot be declared insolvent, no insolvency, as he is incapable of contracting debt and dues are payable from the personal properties of minor and he is not personally liable. Minor की प्रॉपर्टी से पेमेंट किया जा सकता है, बट माइनर को पर्सनली लायबल नहीं बनाया जा सकता. इसीलिए माइनर कभी भी इंस्टॉलमेंट हो ही नहीं सकता. पार्टनरशिप, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? जवाब आपको मिल चुका है, हाँ. ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है.
क्या माइनर एजेंट बन सकता है? माइनर कैन बी एन एजेंट। तो माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट, लेकिन उसको हम प्रिंसिपल के कामों के लिए पर्सनली लायबल नहीं बना सकते। तो लिख रहा है but he will not be liable to his principal for his act. A minor can draw, deliver and endorse negotiable instrument without himself being liable. अपने आप को लायबल बनाए बिना वो एजेंट का काम भी कर सकता, मतलब उसके काम के लिए उसको नहीं पकड़ पाएंगे, फिर प्रिंसिपल को पकड़ना पड़ेगा, उसको पर्सनली लायबल नहीं बना सकते। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। आपको ये पावर नहीं दिया गया कि आप माइनर है इसका मतलब जो भी करिए और उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स पर डाल दीजिए, ये आपको अलाउ नहीं किया गया। माइनर घूम रहा बाजार में और वहां से 50,000 रुपए का आदमी से उठा लिया और उसको बोला कि जानते हो ना मैं कौन हूँ? तो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ आप कौन है, बहुत पैसे वाले घर को बिलोंग करते हैं आप। तो उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, 2 दिन बाद में तुमको ये पैसे दे दूंगा। तो बाद में वो सामने वाला बंदा उसके पेरेंट्स को पकड़ नहीं सकता कि आपका बेटा 50,000 ले गया था, अब आप लौटाइए, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि माइनर के काम के लिए उसके माँ बाप जिम्मेदार नहीं है। अगर पेरेंट एज अ गार्जियन साइन करते हैं तब वो जिम्मेदार है, नहीं तो वो जिम्मेदार नहीं है। तो देखो, in the absence of authority express or implied, an infant is not capable of binding its parent or guardian even for necessary। आप नेसेसरी के लिए भी अपने पेरेंट को जिम्मेदार नहीं बना सकते। मतलब आप लाए हैं सामान, आप जिम्मेदार हो। आप जिम्मेदार हो मतलब माइनर की प्रॉपर्टी जिम्मेदार है। माइनर पर्सनली तो कभी भी लायबल हो ही नहीं सकता। द पेरेंट विल बी हेल्ड लायबल ओनली व्हेन चाइल्ड इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर पेरेंट। तो अगर वो पेरेंट के एजेंट के रूप में काम कर रहा था, पेरेंट का ऑथराइजेशन था, तब पेरेंट जिम्मेदार होंगे, नहीं तो पेरेंट जिम्मेदार नहीं होंगे। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 12, ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट। अब क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया ए और बी ने मिलकर एक्स के साथ, उसमें से ए माइनर है, बी मेजर है और एक्स भी मेजर है, ठीक है। तो अब कल को अगर उस कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो एक्स किस पर केस कर सकेगा, दोनों पर या बी पर? एक्स ए कौन है, ए माइनर है, तो एक्स किस पर केस करेगा फ्यूचर में? ओनली बी पर। अगर माइनर और मेजर मिल करके ज्वाइंट लायबिलिटी लेते हैं तो भी उसके लिए माइनर जिम्मेदार नहीं होगा। माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में बी और एक्स के बीच हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर फायदे की बात होगी तो एक्स ए केस कर सकेगा कि नहीं बी पर, एक्स पर? यस कर सकेगा, लेकिन जब नुकसान की बात आएगी तो एक्स उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अगला पॉइंट, अच्छा देखो इसमें क्या लिखा है, इन सेनदास वर्सेस रामचंद्र, where there was a joint purchase by 2 purchasers, one of them was a minor, it was held that the vendor could enforce contract against the major purchaser and not the minor। मतलब दोनों ने मिलकर माल खरीदा था, तो सेलर जो है वो केवल किसको पकड़ पाएगा, जो मेजर परचेजर, जो मेजर हो चुका है वो परचेजर, ओके। Theority for a minor, in a contract of guarantee when an adult stands theority for a minor, then he is liable to third party as there is direct contract between theority and third party। क्या कोई भी पर्सन माइनर के बिहाफ में सियोरिटी मतलब गारंटर बन सकता है? बिल्कुल बनिए ना, किसने रोका? माइनर के बिहाफ में सियोरिटी बनने का मतलब अपनी गर्दन आगे करना है, यही मतलब है। तो करिए ना आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाला फिर आप ही को पकड़ेगा, माइनर तो जिम्मेदार है नहीं। अगला पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है, माइनर एज शेयर होल्डर। क्या माइनर किसी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है? सुनना जवाब, नॉर्मली नहीं बन सकता, नॉर्मल केसेस में। लेकिन एक स्पेशल केस है जहां वो कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है अगर उसके बिहाफ में पेरेंट साइन करे एप्लीकेशन फॉर्म पर। फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ माइनर पेरेंट साइन करेंगे और वो कंपनी के शेयर होने चाहिए फुल्ली पेड अप, क्योंकि एक बार अगर शेयर फुल्ली पेड अप हो गए तो तब तो शेयर होल्डर की जिम्मेदारी फ्यूचर में और कुछ होती नहीं है एक्स्ट्रा पे करने की। तो माइनर को अगर हम फुल्ली पेड शेयर दे दें, फुल्ली पेड अप शेयर, और गार्जियन उसके बिहाफ में साइन करे एप्लीकेशन फॉर्म पर, तो माइनर को भी शेयर होल्डर बनाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भूलना मत। तो देखो, अ माइनर बीइंग इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता था, being incompetent to contract cannot be a shareholder of the company।
If by mistake he becomes a member, तो कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है, रेस्काइन कर सकती है और उसका नाम अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा भी सकती है, नॉर्मल केसेस में। लेकिन अगर माइनर अपने लीगल गार्जियन, लॉफुल गार्जियन के थ्रू एक्ट करता है, मतलब शेयर होल्डर बनता है, बिकम अ शेयर होल्डर बाय ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स टू हिम, तब उस केस में ये क्या होगा, वैलिड होगा। लेकिन शेयर क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड अप। ये कंपनीज एक्ट में लिखा है। कंपनीज एक्ट में आप पढ़ेंगे मेंबरशिप एक टॉपिक है। क्या है टॉपिक, मेंबर, कौन मेंबर बन सकता है। उसमें एक एक्सेप्शनल केस है ये वाला कि ये कंडीशन फुलफिल होगा तो हम माइनर को मेंबर बना सकते हैं। और लास्ट है लायबिलिटी फॉर टॉर्ट, TORTS। टॉर्ट्स का मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट, लिख लो वहां पर, रॉन्गफुल एक्ट, गलत एक्ट। अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, अ माइनर इज लायबल इन टॉर्ट unless the tort is in reality the breach of contract। तो टॉर्ट के लिए माइनर जिम्मेदार होगा, रॉन्गफुल एक्टिविटी के लिए क्या होगा, माइनर बाजार गया, वहां पर किसी का पॉकेट मारा, आ गया, गायब हो गया पॉकेट मार के, बाद में कैमरा से पता चल गया कि इसने पॉकेट मारा, तो फिर माइनर जिम्मेदार होगा। कोई भी गलत है उसके लिए माइनर जिम्मेदार होगा, वो बच नहीं सकता। तो देखो आगे, thus where a minor borrowed a horse, देखना एग्जांपल है, borrowed a horse for riding only, उसने राइडिंग के लिए एक हॉर्स को बोरो किया। He was held liable when he lent the horse to one of his friends, उसने अपने दोस्त को घोड़ा दे दिया और दोस्त ने क्या किया, घोड़े पे जंप किया और उसको मार डाला। तो यहाँ पर माइनर रेस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि उसे वो घोड़ा किसी और को देना नहीं चाहिए था क्योंकि उसने लिया, बोरो किया था। Similarly, a minor was held liable for his failure to return certain instrument जो उसने हायर किया था और उसने अपने फ्रेंड को पास ऑन कर दिया। एक कैसियो खरीदा था किसी ने, उसने बोरो किया, माइनर ने अपने दोस्त को दिया, दोस्त ने कैसियो खराब कर दिया, तोड़ दिया, कुछ भी किया, तो माइनर को जिम्मेदार बनाया जाएगा। ब्रैकेट में लिखो, अगर वो टॉर्ट के लिए जिम्मेदार है तो क्या होगा, ये तो बताओ कम से कम। मतलब ठीक है, जिम्मेदार हो गया, कैसे, जेब कतरी में पकड़ लिया उसको, जेब कतरा बना हो, पकड़ लिया पुलिस ने, अब क्या करेंगे, जेल भेज दें, तो माइनर को जेल नहीं भेजा जा सकता, पेरेंट्स को दे देंगे, तो फायदा क्या होगा, पेरेंट्स को नहीं पकड़ सकते। अभी तो बताया मैंने, उसके टॉर्ट्स के लिए क्या पेरेंट जिम्मेदार है, नो, तो फिर कहां भेजे उसको, बाल सुधार गृह। देखो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, तो कहां भेजा जाएगा, बाल सुधार गृह। अलग से जेल है, वो जेल ही है, लेकिन वहां पर सारे के सारे कौन आएंगे, ओनली माइनर, ठीक है ना। तो लिखो एक लाइन वहां ब्रैकेट में, जिसका आपके नॉलेज के लिए मैं लिखा रहा हूं बस, ही कैन बी सेंट टू रिफॉर्मेटरी। तो बाल सुधार गृह को क्या बोलते हैं, रिफॉर्मेटरी। हाँ, जुवेनाइल कोर्ट भी बोलते हैं, नहीं जुवेनाइल होम बोलते हैं उसको, और माइनर के लिए अलग एक जुवेनाइल कोर्ट भी होता है जहाँ पे सुनवाई होती है। तो लेकिन अभी जो लिखा रहा हूँ लिखो ना, he can be sent to reformatory for criminal act done by him। He can be sent to reformatory for criminal act done by him। हो गया। तो मेरा काम खत्म, आज का काम, मतलब अभी ये टॉपिक शुरू हुआ है, बट उसका ये जो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक है ना, वो कंप्लीट हो गया। और इसके बाद मैं आपको एक और टॉपिक अगले क्लास में कराऊंगा, डिफाइन कंसेंट, यानी एक बहुत अच्छा टॉपिक है कॉन्सेंट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आज पढ़ा क्लास में, पहले पढ़ा था नहीं, घर जाके पढ़ा नहीं, तो 2 दिन बाद क्या होगा, गया, उसके बाद आपको एग्जाम में याद ही नहीं आएगा कि मैंने क्या बोला। तो बहुत जरूरी है आप डेली का डेली क्या करें, रिवीजन, और नॉट ओनली रिवीजन, जितना पढ़ाया है उसको लर्न करें, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। बोलो मेरी बातें आप बोल सकते हैं नानी की बातों के बराबर। जो मतलब आज का जमाना तो नया वाला जमाना है, पुराने जमाने में नानी दादी बहुत सारी बातें बच्चों को सिखाते थे। जैसे रात में जब वो अपने पास बुलाते थे तो उनको कहानियां सुनाते थे, और कहानियां ऐसी होती थी जिनका मोरल जो है ना, वो ये होता था कि उनको इंस्पिरेशन मिलता था, उनको अच्छी बातें पता चलती थी और उनमें एक संस्कार डेवलप होते थे, राइट। तो अभी